सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 23 नवंबर 2024 को बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा एवं अनुषांगिक संगठन BBS3 आईडासा और रमा के द्वारा मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के नेतृत्व में और उनके संयोजन में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो कि MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIBS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज बंगलौर में। सामान्य साथियों, उन्होंने समाज का मार्गदर्शन करते हुए अपने विचार साझा किए और निश्चित तौर पर जंगली तौर पर जो शिक्षा का बिंदु है उस विषय में विस्तार से चर्चा की। आखिर हमें अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, क्या सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आने वाली जनरेशन को हमें मोटिवेट करना चाहिए, इस संबंध में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुजन महापुरुषों, खासकर ज्योतिबा फूले एवं अन्य महापुरुषों की कुछ मार्मिक घटनाएं भी जिक्र की। आप यदि उनके पूरे भाषण को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उनके क्रांतिकारी संबोधन को आप अंत तक सुने और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सुनिए क्रांतिकारी संबोधन आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी का। तो माननीय सतीश कुमार साहब and other guest, special guest, Mehna Madam, and our international delegates, Dr. Keshav Man, Satya Sahab, and Madam Meena, and Manya Buddh Priyam Musafir Sahab, or Madam Meena, and respected all dignitaries on the dais and off the dais. सर्वप्रथम समाज में जन्मे सदगुरुओं को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बैंगलोर से आया हूँ और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए मेरी बर्थ प्लेस बंगाल रहा, एजुकेशन बंगाल रहा, फिर मेरी हायर एजुकेशन बैंगलोर में हुई। लेकिन इस मोमेंट से, जो अम्बेडकर मोमेंट से मेरा नाता ये सेकेंड जनरेशन है। मेरे फादर भी इस मोमेंट में थे, बामसर में काम किया करते थे। जब भी मान्य साहब बंगाल आते थे तो हम लोग प्रोग्राम करवाते थे, और सेकेंड जनरेशन में हूँ। और मेरा बेटा अक्षित जो है वो भी इस मोमेंट में बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। तो मैं आज कवि सम्मेलन है और मैं कल नहीं रहूँगा क्योंकि बहुत सारा काम है, मुझे जाना भी है, इसलिए चाह कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि एक बार महात्मा ज्योतिबा फूले, साथ ही थोड़ा से आप लोग बैठे हैं काम से और सुने मेरी बात को, कि एक बार महात्मा ज्योतिबा फूले जब फिफ्थ क्लास में थे तो अपने मित्र की शादी, जो अपने जो फ्रेंड था वो ब्राह्मण था, उसकी शादी में गए हुए थे। और सभी जो ब्राह्मण थे एक अच्छे अलग उनका ड्रेस कोड था, और उनकी जो पगड़ी थी पिंक कलर की थी, और इनकी जो पगड़ी थी, इनकी शादी हो चुकी थी उस समय तक, तो इनकी पगड़ी अलग थी। तो दोनों क्लासमेट थे, बच्चे थे। क्लास 5 में कितने साल के बच्चे रहेंगे? 10-12 साल के बच्चे रहेंगे।
12-13 साल के। तो वो खुशी खुशी वो आगे आगे जा रहे थे, एक्टिव था। तो लोगों को लगा कि ये कोई ब्राह्मणी लड़का नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी जो ड्रेस है अलग दिख रहा है। फिर लोगों ने पकड़ा उसको, अब पकड़ करके पूछा कि भाई तुम हो कौन, किस जाति के हो? तो उन्होंने बताया कि मैं जमाली समाज का हूँ। लोगों ने बहुत ही पिटाई की उनको और बोला कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, ब्राह्मणी की शादी में आ गया। और फिर वो रोते हुए घर वापस गए और उन्होंने पिताजी को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने पिताजी बोले कि सही हुआ, भाई तुम्हारी क्या जरूरत थी उनके साथ जाने की, ब्राह्मणों की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, उनकी शादी में जाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि उनकी शादी हुई थी तो उनकी जो मिसेस थी उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि नहीं ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ, एक इंसान के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो बैठे हुए थे। दूसरे दिन वो एक नदी के किनारे, जो उनके घर के सामने जो मुठा नदी जो है, जो पुणे के नज़दीक में है, वहाँ बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। बहुत गहरी चिंतन में थे कि इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो महार थे दोपहर के समय वहाँ से गुजर रहे थे, जिसके गले में मटका था और पीछे झाड़ू और ड्रम बजाते हुए जा रहे थे। तो उनको लगा, और ड्रम क्यों बजाते आपको पता था कि लोगों को पता चले, और दोपहर में क्यों चलते थे ये भी आपको पता है कि उनकी जो परछाई है वो लंबा ना हो, किसी के ऊपर परछाई न चले जाता कि वो अछूत हो जाए, इसलिए वो लोग दोपहर में चलते थे, क्योंकि दोपहर की परछाई बहुत छोटी होती है। और ड्रम इसलिए बजाते थे कि लोगों को पता चले कि यहाँ से कोई अछूत जा रहा है, और पीछे झाड़ू इसलिए बांधते थे कि उनके जो पद चिन्ह थे वो मिट जाए और लोगों को पता चले कि यहाँ से कोई अछूत गया है। तो उन्होंने बोला कि मुझे फिर मारा और इंसल्ट किया तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन ये समाज जो है, ये महार समाज, अछूत समाज महाराष्ट्र के, इनके साथ तो और बहुत बुरा स्थिति है, लेकिन इन्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा है। एक खुशी खुशी ड्रम बजाते हुए वो जा रहे हैं। तो उन्होंने गहरा चिंतन किया और उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये इंसान इसलिए नहीं बुरा लग रहा है कि उसमें सोचने की शक्ति नहीं है। जब तक इंसान को सोचने की शक्ति ना हो, उसके साथ कुछ भी होता रहे, उसे बुरा नहीं लगेगा। और आज एक कहानी बोलने का मकसद ये था कि आज हम जिस परिसर में हैं वो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का मुख्यालय बनने जा रहा है, और इसका नाम भी है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो अगर इंसान को एजुकेशन से वंचित रखा जाए तो वो सोच नहीं सकेगा। जो मनुस्मृति जो बनाए मनवादियों ने बनाया, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया बताइए? सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को बैन किया, जो हजारों साल पहले मनुस्मृति बनी। तो एजुकेशन को सबसे पहले बंद किया। और बाबा साहब ने 1916 में जो साउथ बोरो कमीशन को उन्होंने लेटर लिखा, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जो हजारों साल पहले मनुवाद ने जो सोचा था कि जब तक इनके एजुकेशन को बंद नहीं करेंगे तब तक ये सोचना नहीं बंद करेंगे, जब तक सोचना नहीं बंद करेंगे, जब सोचना बंद करेंगे तो कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे, कभी कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। तो आज यहाँ पे हम इस ऐसे सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, और माननीय मुसाफिर साहब की लीडरशिप में ऐसे बहुत कम ब्यूरोक्रेट में देखा हूँ भारत में, चाहे कि मैं पूरे इंडिया वाली जगह में गया हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में काम करने के कारण हमें बहन जी ने हर जगह भेजा। ऑलमोस्ट मैं अंडमान का भी प्रभारी रहा, मैं तमिलनाडु का भी प्रभारी रहा, मैं आंध्र तेलंगाना में भी काम किया, मैं गोवा में भी काम किया, मैंने केरला में भी काम किया,
पौंडीचेरी में भी काम किया, साउथ इंडिया ऑलमोस्ट हर जगह मैंने काम किया ही। तो मैंने ऑलमोस्ट हर जगह गए और ऐसे बहुत सारे संस्था जो मुझे बुलाते रहती, बहुत लोगों से मिलते रहता हूँ। तो बहुत कम ही ब्यूरोक्रेट्स जो मिलते हैं जो एक फिक्स गोल है जो लेकर चलता है और कुछ करना चाहता है। तो बहुत बड़ा काम है कि एक महापुरुषों की विचारधारा, किस विचारधारा को उन्होंने मारा हमारी एजुकेशन को खत्म करके। जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे अपने महापुरुषों को विचारधारा। तो उन्होंने सबसे पहले काम किया और इसीलिए माता ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अछूतों के लिए, उनके महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तो जब हम देखते हैं इतिहास को तो हमें पता चलता है कि मनुवाद में और मनुस्मृति में ऐसी चीजें क्यों रखी गई। चाहे कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय बना रहे हैं, लेकिन वो सोचिए कितने हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि ऑलरेडी रिसर्च कर चुके थे कि इनको गुलाम कैसे बनाना, कि देश में आकर के इनको गुलाम कैसे बनाना। तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन का बैन किया और दूसरा क्या बैन किया, बताइए, कि ये कभी भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। अछूत के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि आज एक 1400 स्क्वायर फीट खरीदने के लिए हमें 2 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा और कितना मुश्किल लगा हमें करने के लिए। कम से कम मेरे ख्याल से 2 साल तो लग ही गए होंगे इसको एक्वायर करने में, 2 साल। लेकिन जहाँ अपना कॉलेज है बैंगलोर में, एयरपोर्ट के इधर अपना कॉलेज है, एयरपोर्ट के उधर में आरएसएस ने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है चाणक्य यूनिवर्सिटी। और उन्होंने 2 एकड़ जमीन का एक्विजिशन किया अपने लोगों का। कितने? अपने लोगों का। और उन्होंने बोला, अपने लोगों को बोला कि मुझे 200 एकड़ चाहिए। सबने दान देना शुरू किया। किसी ने 5 एकड़, कोई 10 एकड़, कोई 20 एकड़, 2 एकड़ दिया और तुरंत उन्होंने 200 एकड़ की जमीन की एक्विजिशन कर दी। और अब बिल्डिंग कैसे बनेगा? तो फिर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और 2 दिन 500 करोड़ का उन्होंने इकट्ठा किया आरएसएस ने। कितने की? 500 करोड़। और 3 साल में यूनिवर्सिटी रेडी। पिछले साल यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टार्ट कर दी और मैं सोच रहा हूँ लास्ट 10 साल से यूनिवर्सिटी खोलूं और 2026 में स्टार्ट कर पाऊंगा, लेकिन 2 सेक्टर में तो नहीं कर पाऊंगा। एक बार में मैं 500 करोड़ भी नहीं लगा पाऊंगा। 1000 करोड़ लगेगा, लेकिन लगेगा टाइम उसको 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे कहने का मतलब ये था, आरएसएस का मैं चाणक्य यूनिवर्सिटी के लिए दिया कि उन्होंने मनुस्मृति में सबसे पहले क्या किया था? एजुकेशन, सेकेंड जमीन। तो जमीन जब तक आपके पास नहीं रहेगा मजबूत नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको मजबूती भी खत्म किया, एक सोचने का शक्ति को खत्म किया, दूसरी मजबूती भी। आज हमारा समाज बहुत कमजोर है। आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान 75 वर्ष होने वाला है। अगले साल 75 वर्ष हो जाएगा संविधान को लागू हो। लेकिन इसके बावजूद भी कितने गवर्नमेंट सर्वेंट आए, कितने अधिकार मिले, कितने एजुकेशन, लेकिन आज भी हम जमीन से वंचित हैं। यानी कि हमें 14,000 स्क्वायर फीट जमीन लेने के लिए भी इतना, उन्होंने 2 एकड़ जमीन तुरंत ले ली। तो एक रिसर्च में देख रहा था, अभी फ्रांस का रिसर्च था, रिसेंट रिसर्च था, तो उसमें देखा कि जो 200 वर्ष से कुछ परिवार है जो हमेशा अमीर क्यों हो रहा है और जो गरीब हो गरीब होते जा रहा है। तो उन्होंने फाइनल जब रिसर्च किए 200 वर्ष का और उन परिवारों पर, तो उन्हें यह पता चला कि इनके पास जो 200 वर्ष से जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। उनका एक फैक्टर है कि जो गरीब से गरीब होते हैं उनके पास जमीन नहीं है, और जिसके पास जमीन है वो अमीर से अमीर होते जा रहा है। तो मनुवाद ने बहुत अच्छे से देखिए, अभी जो फ्रांस अभी रिसर्च कर रहा है, मनुवाद ने कितने साल पहले रिसर्च कर दिया था कि पहले उनके एजुकेशन को खत्म करो ताकि ये सोचना बंद करे, और जमीन में खत्म करो ताकि ये
इनके पास अर्थव्यवस्था ही कमजोर हो जाए। अभी जैसे साहब बता रहे थे कल रात को कि कोई बहुत बड़ा अपने ऑफिसर ने रिटायरमेंट होकर के इलेक्शन लड़ा, आज बहुत ही कमजोर हो गया। लेकिन एक ठाकुर या ब्राह्मण 5 इलेक्शन हार जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन हम एक इलेक्शन हार गए, 2-5 करोड़ रुपये चला गया तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक नीड्स है जो मनुवाद ने हमें खेला, जो बाबा साहब का जो विचारधारा पर हम बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने सब पे बात की। उन्होंने लैंड एक्विजिशन पे भी बात की कि भाई लैंड गरीबों को मिलना चाहिए। उन्होंने जो जो लिया हमसे उस सब पे बात उन्होंने की बाबा साहब ने, मुझे लैंड भी एक्विजिशन होना चाहिए, कहीं लैंड बहुत जरूरी है। और मनुवाद ने और क्या किया कि गहने नहीं हम ले सकते हैं, हथियार नहीं ले सकते हैं। हालांकि बाबा अभी हमारे माननीय मसावी साहब बोल रहे थे कि गहने की क्या जरूरत है, वो गुस्से में बोल दिए बाबा साहब, इसका मतलब नहीं कि गहने की जरूरत है। आप देखेंगे गहने भी बहुत जरूरी है। आज अब प्रकाश के पास जाएंगे 1000, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो सोना मिल जाएगा। हमारे समाज के पास जो पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं के पास 2, 4, 5, 10 किलो सोना मिलेगा, लेकिन उनके पास सबके घर में 10 किलो सोना होगा। और जो सोना पिछले साल था उसका अप्रिशिएशन कितने % है बताइए तो? 30% है। और 30% सोने से अमीर होगा। अगर उनके पास 10 करोड़ का सोना है तो 13 करोड़ रुपया हो गया इमीडिएटली। तो ऐसा चीज जो है जो हमें सिखाता है, जैसे बाबा साहब जो बोलते हैं कि जो विचारधारा जो है ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो फिर से उन्होंने वापस लाने की कोशिश की। हमें सब कुछ में अधिकार मिलना चाहिए, हमें एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें लैंड एक्विजिशन में मिलना चाहिए रिजर्वेशन हर एक जगह पे। और आप देखेंगे कि अपर कास्ट सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा करता है अपने बच्चों को। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन आते हैं हमारे पास, सब अपर कास्ट का आते हैं। और बैकवर्ड के तो मुश्किल से कुछ चौहान और यादव के बच्चे लड़का लड़की मिल जाते हैं कॉलेज में। या तो ब्राह्मण के बच्चे रहेंगे, या तो ठाकुर के बच्चे रहेंगे, या कुछ % बनिया और लाला के बच्चे रहते हैं। लेकिन वही रहते हैं अपर कास्ट ही 90% हमारे बच्चे आते हैं, 10% बैकवर्ड है। और मुश्किल से 1-2 बच्चे मिल जाते हैं SC/ST के, वो भी साउथ के बच्चे मिलते हैं। नॉर्थ का तो कोई भी बच्चा नहीं होता, आज तक कोई नहीं देखा। 17 साल से मैं अपने कॉलेज चला रहा हूँ। तो हम अपने पैसे भी हम नहीं खर्चा करते एजुकेशन पे। तो एजुकेशन इतना जरूरी है जिस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा साहब जहाँ जहाँ गए, एक मेरे बहुत ही पुराने साथी हैं, अब साथी इतना नहीं बोलेंगे, बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत ही मेरे को बेटे जैसा मानते हैं। उनका भी 80 साल उम्र होगा। बहन जी के पहले गवर्नमेंट में भी वो मंत्री थे, तो बहन जी जो फर्स्ट गवर्नमेंट था वो उसमें मंत्री थे, वो आगरा के हैं। तो बताते थे कि बाबा साहब जब भी आते थे आगरा, तो मेरे पिताजी जाते थे वहाँ पे, अटेंड करते थे और बोलते थे कि बच्चों को पढ़ाओ चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, तो मैं PCS अधिकारी बना, वहाँ से रिटायर हुआ। मेरी बहन है, उसको MBBS डॉक्टर बनाया मैंने। और आज उनके बच्चे बहुत आगे निकले हुए हैं। उनके जो बच्चे हैं, और मंत्री जी के जो बच्चे हैं, आज सब बड़े पोस्ट में, उनके पोते वोते सब बड़े पोस्ट में हैं। एजुकेशन से ही हम आगे निकल सकते हैं। तो बाबा साहब बार बार बोलेंगे हमें एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप सक्षम हैं तो फ्री वाला एजुकेशन मत देखिए बच्चों को। जब फ्री है वहाँ तो ऐसे भी रिजर्वेशन है, अपने गरीब बच्चे जाएंगे ही। हमारे जो भाई जो हैं, जो फार्मर हैं, जो उनके पास पैसा नहीं, वो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में है तो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ता तो शायद मैं आज एजुकेशनिस्ट नहीं बन पाता, और आज एक यूनिवर्सिटी बनाने का कल्पना नहीं कर पाता।
आज IIBS एक मैनेजमेंट कॉलेज है, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो 17 साल पुराना कॉलेज है, लेकिन वहाँ से 50 साल 60 साल 70 साल पुराने कॉलेज हैं बेंगलोर में। लेकिन जब सर्च करेंगे क्वालिटी की, तो अगर 5 टॉप कॉलेज खोलेंगे तो IIBS का नाम उसमें रहेगा। और पूरे इंडिया में अगर एक्रेडिशन की बात करेंगे, क्वालिटी जो चेक होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, जिसको NAAC बोलते हैं, अभी तो आप लोग सभी एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ पे, NAAC, NBA और AIA, तो केवल पूरे कॉलेज में किसी MBA कॉलेज का केवल IIBS के पास है। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छा एजुकेशन है, हमें अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए जिसके पास पैसा है। आप लोग कितने लोग यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं सामने में, पीछे वाले सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो 50% से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो एक बार और एक छोटा सा घटना बताऊंगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा कि एक बार बाबा साहब जो हैं वो गए हुए थे चेन्नई। तो बाबा साहब जाने से पहले गांधी पहुंचे हुए थे वहाँ पे चेन्नई में। वहाँ पे एक स्लम है अशोकपुरम, अशोकपुरम एक स्लम है, वहाँ पर टेंट लगा करके गांधी 3-4 दिन रुका हुआ था, अपना खाना पानी व्यवस्था करके। वो ये दिखाना चाहता था कि हम गरीबों के, दलितों के मसीहा। तो 3-4 दिन बाद फिर बाबा साहब जाते हैं, और बाबा साहब जाकर वहाँ के ली मेरिडियन जो होटल चेन्नई है वहाँ पर रुकते हैं। तब पत्रकार आए और पूछने लगे कि बाबा साहब आप तो बोलते हो कि आप दलितों के नेता हो, लेकिन आप तो 5 स्टार होटल में रुके हुए हो, और गांधी तो सही दलितों के नेता, आप हमेशा विरोध करते हो। उसने अभी अशोकपुरम स्लम में जो आया हुआ था टेंट लेकर, रुके हुए थे वो। तो उन्होंने बोला, सोचने वाली बात है, उन्होंने बोला कि गांधी ये चाहता है कि हमारा जो समाज है वो हमेशा स्लम में ही रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो मैं भी स्लम से आया हूँ, और मैं जो 5 स्टार में मैं रुक सकता हूँ, तो मैं पढ़ाई करके 5 स्टार में। तो गांधी चाहता है कि हमारी यथास्थिति वही बनी रहे, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि पढ़ लिख करके जब मैं इस स्लम से मुंबई के स्लम में पढ़ा लिखा और चला गया। और माँ बाप का बहुत योगदान है एजुकेशन में। माँ बाप का अगर बाबा साहब को बहुत करीबी से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब का लोग पता है कि पैदा हुए मध्य प्रदेश महू में, इंदौर में, लेकिन उसके बाद पैदा होते ही कुछ समय बाद उसके पापा रिटायर हो गए, फादर रिटायर हो गए, और लोग दापोली में अपने जो विलेज था रत्नगिरी वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ पे 1 साल तक पढ़ाई की, उनको लगा उनके पिताजी की यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगा गांव में, तो फिर उन्होंने सतारा किया, और सतारा में उन्होंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब ढूंढा, और उन्होंने स्कूल में नाम लिखवाया। वहाँ पर क्लास 5वीं तक उन्होंने पढ़ाई की बाबा साहब ने सतारा में। फिर उनको लगा कि अब यहाँ पे मेरे बच्चों का उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। ये सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ये बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुंबई गए, सतारा से कहाँ गए, मुंबई, क्योंकि वहाँ पे बेटर एजुकेशन मिल पाया। तो एक पेरेंट्स जो है बच्चों को एजुकेट करता है, यानी कि कोई एक पेरेंट, कोई बच्चा महापुरुष बन जाए अपने आप, ये पॉसिबल नहीं है, आज तो दुनिया में नहीं हुआ है। कि माँ बाप का योगदान रहा है कि उनके पिताजी अगर उस गांव से सतारा नहीं लग जाते, सतारा से महाराष्ट्र मुंबई नहीं जाते, तो बाबा साहब कभी बाबा साहब बन नहीं पाते, उनको एजुकेशन नहीं मिलता। जब एजुकेशन नहीं मिलता तो कभी क्रांति वो नहीं कर पाते। तो वो स्लम में रहते थे, और स्लम की स्थिति आज भी वही है जो बाबा साहब के समय में थी। एक स्लम में, मैं तो वहाँ के स्लम में तो गया नहीं, एक मेरा मित्र बोल रहा था कि चलो स्लम दिखाते हैं मुंबई के, मैं गया नहीं देखने के लिए, लेकिन यहाँ का स्लम देखा हूँ। क्या नाम है आपका, दिल्ली वाला स्लम। वहाँ पे नीचे खाना बनाएंगे और ऊपर में सोएंगे। एक छोटा सा, मतलब कि छोटा सा कमरा है, जितने सो पाए उतने ही बड़ा कमरा है, और नीचे में खाना बनाएंगे, ऊपर सोएंगे, उसी में 4-5 लोग सोएंगे एक ही बेड पे। तो ये स्लम है क्या? बोला हाँ ये स्लम है।
तो मुंबई में दिल्ली वाला देखा था तो मुंबई वाला समझ में गया नहीं। तो जब बाबा साहब की किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वही स्थिति थी कि एक रूम में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो जब बाबा साहब पढ़ के आते थे तो उनके पिताजी बोलते तो बेटा खाना खा ले, खा के तू सो जा। कहा कि जब वर्कर आएंगे तो दारू पिएंगे, बातें करेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा, तो तू सो जा, जब 2 बज जाएंगे, जब 1 सो जाएंगे तो तुम्हें उठाऊंगा। तो बाबा साहब के पिताजी जगह रहते थे। जब स्लम में उनकी जो होली बोलते हैं महाराष्ट्र में, स्लम में जब लोग सो जाते थे तब वो 2 बजे उठाते थे, फिर बाबा साहब पढ़ाई करते थे। कहें कि जब डिस्टर्बेंस पढ़ नहीं पाएंगे, छोटा सा स्लम है। तो माँ बाप का जो योगदान है पढ़ाई में, एक महापुरुष बनाने में, बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा बेटी महापुरुष बने, तो आपको बहुत पेरेंटिंग अच्छा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये आप सोचेंगे कि आपको अच्छे स्कूल में डाल दिए हैं, उतना काफ़ी नहीं है। एक पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है जो आपको करना पड़ेगा, अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। काहे कि जो एज है, जो 13 से लेकर के 19 साल का एज जो लड़का लड़कियों का है, सबसे ज़्यादा बिगड़ने का एज है। इसी में अपने बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। ये 13 का जो एज है, 12 तक के बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे, आप बोलेंगे भी बहुत सारे देखे होंगे ये लड़का तो बहुत अच्छा था, ये बिगड़ कैसे गया। तो 13 से लेकर के 19 तक ये सबसे ज़्यादा बिगड़ने का जो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर बच्चों को मेंटेन करके आगे बढ़ाना है। तो बाबा साहब का अगर हम बचपन देखेंगे तो भी उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, तो बच्चे का फोकस होता ही है। तो किसी दुनिया में बच्चे को देख लेंगे वो चंचल दिमाग होता है, लेकिन जो फोकस अभी आपके पास है, मेरे पास है, बचपन में बच्चों का नहीं होता। ये पेरेंट का काम है कि जब उनका फोकस न हो, तो बाबा साहब ने एजुकेशन पर हमेशा काम की और आज एजुकेशन के कारण ही आज हमारे मुसाफिर साहब कमिश्नर हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे डीजीएम साहब हैं इंडियन बैंक के, चाहे मैडम एक पीसीएस ऑफिसर हैं, चाहे बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी अच्छे से जीएमओ बहुत अच्छे से पोस्ट पे हैं, तो एजुकेशन से हो पाया। इसके पहले क्यों नहीं हो पाता था? तो ये बाबा साहब को पहले जब तक अधिकार नहीं हो पाता था, तो पढ़ने से ही कुछ हो पाएगा। तो हमें पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। और साथ साथ जो यहाँ पे जिस तरह से हम ऐसे सेंटर हैं, आज ऐसे सेंटर तभी तो मैं आ पाया और बता पाया कि एक एजुकेशन से मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। मैं एजुकेशन में हूँ, मेरे मल्टीपल बिजनेस है और मैं सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर हूँ बेंगलोर का। और छब्बीस की उम्र में मैं यंगेस्ट चेयरमैन टू स्टार्ट एनी एमबीए कॉलेज इन इंडिया, किसी भी जाति का। एक नहीं कि कल अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो 26 साल मैंने एमबीए कॉलेज चलाया और उसको सक्सेसफुल बनाया। ताली तो मारो यार। और अभी मैं 43 का हूँ। 45 में आई बी द यंगेस्ट चांसलर टू बिल्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इन एनी कम्युनिटी। और 26 के लिए मैं अभी इन्वाइट कर रहा हूँ तो आप लोग आना सकते हो यूनिवर्सिटी में। तो एक यूनिवर्सिटी का प्रॉफिट क्या हो सकता है, आप लोग बताइए अंदाजा। अपने समाज की बहुत कमी है एजुकेशन में है, बहुत तो कॉलेज तक ही हैं। मेट्रो सिटी में तो कॉलेज अपने समाज का तो है भी नहीं। एक मेट्रो सिटी में यूनिवर्सिटी की इनकम क्या हो सकता है बताइए, ऑलमोस्ट एक सोच कर बताइए क्या हो सकता है। 350 से 500 करोड़ का इनकम पर ईयर का हो सकता है एक यूनिवर्सिटी का। कितना हो सकता है? और कितनी यूनिवर्सिटी अपनी कम्युनिटी की? एक भी नहीं है। और किनकी है? दूसरे की है। तो कितने अमीर होते जा रहे हैं डे बाई डे। एक यूनिवर्सिटी का मालिक कितना अमीर हो रहा है। क्या कल अगर हम इस क्षेत्र में नहीं आ पाए तो कल कम्पीट कर पाएंगे? कल उनके पास इतना पैसा होगा कि सब खरीद लेंगे। वही रशिया वाला हाल हो पाएगा कि 5% लोगों के पास पूरा प्रॉपर्टी है पूरे रशिया का, 5% लोगों के पास पूरा प्रॉपर्टी कितना कहाँ का है, और भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अगर हमें बाबा साहब के जो विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन पे। अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षा देनी पड़ेगी और साथ साथ
ये सेंटर है, ऐसे सेंटर बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे जैसे लोग आकर के आप लोगों को बता पाए कि हम मल्टीपल क्षेत्र में, मैं एजुकेशन में तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि एजुकेशन में कितना पैसा है, आप लोग को भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, तो दे कैन कम एंड अपने गाइड करेंगे कि हाँ आप भी इस बिजनेस में आओ, एंड हमें अपनी बिजनेस भी करना चाहिए। आज ये बहुत गलत माइंडसेट है अपने गांव के लोगों के। लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। ये बात सही है कि स्टार्ट होने के लिए सरकारी नौकरी अच्छी है, लेकिन आज आपको पता है कि प्राइवेट नौकरी की क्या सैलरी हो सकता है? एक बीटेक बच्चा की क्या सैलरी हो सकती है बताइए? एक बीटेक बच्चा जो बीटेक करता है, अच्छे से बीटेक करे, अच्छे ठीक ठाक अच्छा इंटेलिजेंट हो, 2-3 साल में उसकी पैकेज 1 करोड़ हो सकता है। 1 करोड़ हो सकता है, मैंने 1 साल की उसकी सैलरी क्या रहेगी? 1 करोड़। लेकिन हमें पता नहीं है, और उनके बच्चे प्राइवेट में जाकर के 1 करोड़ कमा रहे हैं। एक हम टीचर भी बन जाए, 1 करोड़ कमाने में हमें कितने साल लगेंगे? 10 साल? 10 साल में तो सैलरी मिल ही जाएगी मेरे ख्याल से, राइट ना? लेकिन वो एक ही साल में हमसे 10 साल आगे निकल जाएगा। वो बच्चा हमसे 10 साल हमसे 1 ही साल आगे निकल जाएगा, हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्लीज़ कम इन प्राइवेट एजुकेशन, स्पेशली आप टीचर हो, आप एजुकेशन में हो, आपके पास पैसा है, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, प्राइवेट कॉलेज में भेजिए, और दूसरे कंट्री में भेजिए। दूसरे कंट्री, बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो हमारे बच्चों को, अपने लोगों को पता नहीं कि फ्री एजुकेशन है, जो हम आपको गाइड करूँगा। तो अगर वहाँ अपने महापुरुषों का विचारधारा का मुख्यालय है, उनके विचारधारा को मानना ही पड़ेगा। जब बाबा साहब उस समय में विदेश जा सकते हैं, आज इस जमाने में हम क्यों नहीं जा सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत खुशी हुई माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब के जो इतना बड़ा कारवा है, जो इतना बड़ा सेंटर बना रहे हैं। मैं 2026 में यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, इसलिए अभी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2-3 साल, 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। तो लास्ट में जो फेज रहेगा, 10% जो भी कोस्ट रहेगा, IBS यूनिवर्सिटी उसको कंट्रीब्यूट करेगी। तो मैं सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।